ओके, तो आज हम लोग एक्सेस नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम इंटरनेट के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, सो आज हम लोग कुछ और कंपोनेंट्स इंटरनेट के हैं जो उसके बारे में बात करेंगे। तो उनमें से जो मेन कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसका यूजर से ज़्यादा इंटरेक्शन है, वो है आपका एक्सेस नेटवर्क। ओके, सो एक्सेस नेटवर्क एक्चुअली एक नेटवर्क है। इट इज़ ए नेटवर्क, जनरली ये एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसकी मदद से आप जो है इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ओके, सो एक्सेस नेटवर्क यूजर डिवाइस जो है, और जो इंटरनेट का जो एज राउटर है, एज राउटर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिस राउटर, ये आपके आईएसपी हो गए। ये जो राउटर्स हैं ये इंटरनेट के पार्ट हैं। नाउ ये जो राउटर है जो इंटरनेट के किसी एज पर है, एज आप समझते हैं, एज का मतलब वैसे तो किनारा होता है, यहाँ पर एज का मतलब एक तरीके से एंड पॉइंट आप कह सकते हैं, जहाँ पर इंटरनेट एक तरीके से एंड हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हो रहा है। सो दिस राउटर इज कॉल्ड एज राउटर। हियर दिस इज एज राउटर and here these are the edge routers. Okay, so access network is a network that connects user to a edge router. So you can see that this is a telecom network. ये जनरली ज़्यादातर सिंबल जो इस्तेमाल होता है, दिस इज द सिंबल फॉर टेलीकॉम नेटवर्क। सो टेलीकॉम नेटवर्क में आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं। नाउडेज आप जानते हैं जीपीआरएस और एज टेक्नोलॉजी के थ्रू यू कैन कम्युनिकेट टू द इंटरनेट विद द यूजिंग मोबाइल नेटवर्क। ओके, सो आपके केस में आपकी जो डिवाइस है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज डिवाइस, दिस इज ऑल्सो एन एज डिवाइस। सो एज डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड विद द एज राउटर। सो एक्सेस नेटवर्क का काम क्या है? एक्सेस नेटवर्क कनेक्ट्स एज डिवाइसेस टू द एज राउटर, फिजिकली कनेक्ट करता है। सो एन एक्सेस नेटवर्क इज ए network that connects edge devices, आप चाहें तो लिख सकते हैं यूजर डिवाइसेस को, सॉरी एज डिवाइसेस टू द एज राउटर physically. Okay, so this is the role of your access network. Now access network, there are various type of access network जिनको आप broadly 3 classes में classify कर सकते हो. You can see residential access networks, institutional access networks and mobile access network. So residential access networks का मतलब है the access networks that provide connectivity at your residence. इंटरनेट से आप जो घर पर जो कनेक्ट करते हैं, लाइक आप डीएसएल कनेक्शन लेते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं। नाउडेज आप देख रहे होंगे जियो फाइबर टू होम टेक्नोलॉजी लेकर के आया है। सो ऑल दीज कम्स अंडर रेसिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क। Then there is another kind of networks or another class of networks that are called institutional access networks. So these access networks provide internet connectivity within some institutes, like in your office, like आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी provides you the internet access. So जो भी कंपनी का नेटवर्क होगा that will be called institutional access network. Similarly, when you will join the university, so you will get internet access within your lab. So in the lab you access internet through some LAN, that may be a or WLAN, or it may be a so it may be a Ethernet or something. So that will be called institutional access network. Then you have another kind of network technology that is called mobile access network. So mobile access network means you just use the technology of cellular networks, or you just access the internet with the help of cellular network. लाइक आप मोबाइल के थ्रू अपना जीपीआरएस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते थे, है ना, या टेलीकॉम कंपनीज ऑल्सो नाउ प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन थ्रू योर मोबाइल, सो यू कैन एक्सेस internet with the help of mobile access network also. Okay,
So these are the broadly three categories of the access networks or classes of the access networks that are used for internet access. So एज ए यूजर आप इनमें से किसी या तो सिंगल टेक्नोलॉजी से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, समटाइम्स आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, सो यू कैन यूज एनी ऑफ देम और एनी ग्रुप ऑफ देम. ओके, now we will see these access networks next. Okay, थोड़ा ब्रीफ में हम इनको एक्सेस नेटवर्क्स को पढ़ेंगे. एंड नाउ यू शुड रिमेंबर some basic definition. One is bandwidth. So each access network will have some bandwidth. So bandwidth means है bandwidth का मतलब है कि how many data bits per second that network can transmit. आप जो है ना उस नेटवर्क की मदद से कितनी बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट कर सकते हैं. दैट विल बी कॉल्ड द बैंडविड्थ. ओके, जनरली हम इसे डेटा रेट बोलते हैं, बट पीपल यूज द टर्म बैंडविड्थ ऑल्सो. ओके, सो बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन, generally it is measured in bits per second. Sometimes you will also see a unit like bytes per second. Okay, and then larger units are there that are kbps, kilobits per second, mbps, megabits per second. आप इससे फेमिलियर होंगे. सो एक तो जो यूनिट्स हैं बैंडविड्थ नापने की या डेटा रेट नापने की, वो है bps, बिट्स पर सेकंड. समटाइम्स आप कैपिटल बी लिखा दिखेंगे. सो जो कि यूजुअली यूज होता है बाइट्स पर सेकंड के लिए, बाइट्स पर सेकंड. ओके, देन बहुत रेयरली यूज होता है हालांकि ये नोटेशन, बट समटाइम यू मे सी दिस नोटेशन. देन यू हैव kbps. kbps मतलब किलो बिट्स पर सेकंड. सॉरी, ओके, शॉर्ट में kbps लिखते हैं. सो इट इज, एक किलो का मतलब होता है 1000. ओके, किलो मीन्स 1000 किलो, 1000 बिट्स. ओके, सो bps का मतलब 1000 टाइम. ये जो यूनिट है 1000 गुना मतलब लार्जर है. ओके, देन यू हैव mbps. mbps मतलब होता है मेगा, m फॉर मेगा है, और मेगा बिट्स पर सेकंड. ओके, और 10 टू द पावर, ये होता है 10 टू द पावर 3 bps, एंड इट इज 10 टू द पावर 6 bps. या ये कहिए mbps में 1000, it is the higher rate of 1000 larger, 1000 time larger unit. Okay, then you have gbps, that is gigabits per second. ठीक है, आगे टेराबिट्स भी हो सकता है. हालांकि नेटवर्किंग में हम टेराबिट्स की बात नहीं करते, क्योंकि अभी हम हमारी जो डेटा रेट है हायर जो मिलती है हमें जीबीपीएस में ही है. सो जीबीपीएस मीन्स 10 टू द पावर 9 bps. सो यू शुड रिमेंबर दीज यूनिट्स, वेरी कॉमन यूनिट्स हैं, यू माइट बी नोइंग ऑल ऑफ देम. ओके, देन आपकी जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है दो तरीके के से यूज हो सकती है, एक्सेस हो सकती है. वन इज इन शेयर्ड मोड और सेकंड इज डेडिकेटेड मोड. सो शेयर्ड मोड का मतलब क्या है कि सो इफ यू हैव ए लाइक एक्सेस चैनल और कम्युनिकेशन लिंक, सो दैट लिंक मे बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स. यूजर 1, यूजर 2 is also accessing the same link, user 2. Okay, so user n is also maybe accessing this link. That means this kind of link is known as shared link or shared medium. Okay, we will talk about sometime later about these mediums in detail. And sometimes
You might have a dedicated medium, like there is some router or switch, and you have a cable, and that cable is directly connected to your machine. So that means the capacity of the link will be used only by you. So this kind of connection is known as dedicated connection or dedicated link. ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? हियर द डेटा रेट ऑफ दिस लिंक, जो भी कैपेसिटी होगी, डेटा रेट होगी, जितनी भी बैंडविड्थ होगी, दैट विल बी शेयर्ड अमॉन्ग दीज यूजर्स. शेयर करने का मीडियम डिपेंड, तरीका क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि ये लैन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, या जो भी एक्सेस नेटवर्क है उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, एंड हाउ द शेयरिंग इज बीइंग डन. ओके, एंड in this case the bandwidth, let's say there are n users, and bandwidth is, let's say b of, let's say let's make it p bits per second है. So this bandwidth of the link will be divided among users, so each user will get roughly p upon n bps data rate. Okay, that means the data rate of this link will be divided equally among these users. Okay, I am ideally assuming that equally division होता है, but it is not necessary. Now in case of this dedicated link, so whatever the link capacity is there, this user will get the whole capacity of this link, only because this link is not being shared. This is a dedicated link. So there may be two kind of these links, shared or dedicated. Any question? No. चलिए तो आगे चलता है. तो so now we are going to see one of the earlier popular access network technology that is nowadays it is not not so much popular, or it is not used nowadays, or it is very less used, but initially it was popular. You may have heard its name, dial-up modem. तो कई बार शुरू में जो साइबर कैफ़े जो इंटरनेट एक्सेस लेते थे, जो नाउडेज अभी तो कंट्री में इंटरनेट एक्सेस इतना सस्ता और इजीली अवेलेबल हो गया है कि एवरीबडी हैव इंटरनेट एक्सेस. बट जब शुरू में इंटरनेट आया था अराउंड 2002 और 4, जनरली साइबर कैफ़ेज के पास इंटरनेट एक्सेस होता था, है ना. सो दे एक्चुअली हैव ए मॉडेम, दे टेक ए connection from the telecom companies. So telecom companies provide the connection connection using dial-up modem. So they give a modem to that person, and they access they connect that modem to their PC, and then with the help of this modem they access the network technologies, or sorry, they access the internet. Okay, so this kind of setup was known as dial-up modem. So let's see what are the technical aspect of that dial-up modem. So dial-up modem service was offered by telecom company. Okay, like BSNL used to give that that technology. So how it was done? So this diagram demonstrates that. Let's see how this diagram is describing that. So you have internet here. This is the router of the internet, and this is the telecom network. So generally your telecom company is a ISP, so it is generally a part of the internet. Okay, now जो telecom network क्या करते थे, they have a some central office there. आपका जो nearby central office है, so suppose you have location, आपकी जो location है उसको वो आपके सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट कर देते. तो दे गिव ए यूटी, ये केबल, टेलीफोन केबल आपके यहाँ से सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट करके आपका जो भी लोकेशन है, साइट है, लेट्स से आपका ऑफिस है या साइबर कैफ़े है, तो साइबर कैफ़े में आपको एक टेलीकॉम केबल है वो, या आपके यहाँ पर टेलीकॉम लेड कर दी, टेलीकॉम केबल जो भी है, टेलीफोन केबल,
और वो टेलीफोन केबल का एक एंड जो है आपके डायल अप मॉडेम से कनेक्ट कर रही है और डायल अप मॉडेम आपके डेस्कटॉप से कनेक्ट हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ कम्युनिकेशन हैपन्स। नाउ आपका जो नेट आप जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं, सो आपका जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, so your computing device generates data in digital format. Okay, so whenever you want to send any data to the internet, you want to send something to the internet, so that data reaches to this dial-up modem. So this modem is actually a device, it is called modem. full form होता है इसका मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। सो मॉड्यूलेशन इज एक्चुअली एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, दो सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं। दैट मीन्स आपका जो एक सिग्नल है जो लो पावर का सिग्नल है, लो कैपेसिटी का सिग्नल है, हम उसे एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर अपलोड कर लेते हैं। राइडिंग एक तरीके से समझते हैं, जैसे आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना है तो आप क्या करते हैं, किसी व्हीकल को राइड करते हैं, है ना, और आप फिर जा सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लो दिल्ली जाना है तो यू कैन नॉट गो बाय वॉकिंग, है ना, आप वॉकिंग करके नहीं जा सकते, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी ऑल दैट। तो व्हाट यू डू, आप कोई व्हीकल बोर्ड कर लेते हैं। ओके, वो व्हीकल कई टाइप का हो सकते हैं, बट यू बोर्ड सम व्हीकल एंड देन यू कैन ट्रेवल। सो सिमिलर हैपन्स फॉर टेक्स्ट सिग्नल्स ऑल्सो। इन केस ऑफ जैसे सर रुमाल में पत्थर मार के फेंकना, हाँ हाँ, यू कैन से लाइक मॉड्यूलेशन का एग्जांपल हो गया सर। यस यस यस। सो व्हाट यू डू हियर, सो आपके पास एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, दैट सिग्नल कैन ट्रेवल वेरी अप टू लॉन्ग डिस्टेंस, एंड आपके पास एक वीक सिग्नल है इस तरीके का। सो व्हाट यू डू, यू पुट दिस सिग्नल ओवर दिस सिग्नल, एंड इसके बाद आपको अल्टीमेट में एक ऐसा सिग्नल मिलता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ द प्रॉपरली, बट द अल्टीमेट सिग्नल विल बी ए combination of these two signals, and now this signal can travel up to long distance because इस सिग्नल के पास क्या है, इस सिग्नल की एनर्जी है। ओके, सो इन दिस वे यू ट्रांसपोर्ट योर सिग्नल अप टू लॉन्ग डिस्टेंस। दिस प्रोसेस इज नाउन एज, जो कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट में दिस इट इज नाउन एज मॉड्यूलेशन। एंड इसका रिवर्स, जब आपके पास ये सिग्नल रिसीव होता है तो आपको इन दोनों सिग्नल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस। ओके, सो मॉड्यूलेशन मीन्स कंबाइनिंग the two signals with different frequency. This signal is of low frequency, so low frequency signal cannot travel up to large distance, long distance नहीं जा सकता है, but high frequency signal, this is a high frequency signal. Okay, so high frequency को आप समझ सकते हैं, this is a signal with high energy. Okay, so high frequency signal can travel up to long distance, low frequency signal cannot travel up to long distance. तो व्हाट वी डू, हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स कर देते हैं, या ये कहिए हम राइड करा देते हैं। सो दैट प्रोसेस, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। एंड मॉड्यूलेशन के बाद जब ये सिग्नल ट्रेवल करके डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, देन हमारा जो रिसीवर होगा, कोई भी डिवाइस होगी, तो डिवाइस का जो रिसीवर होगा, दैट रिसीवर विल सेपरेट बोथ ऑफ द सिग्नल्स, हाई फ्रीक्वेंसी को भी अलग कर लेगा, लो फ्रीक्वेंसी को भी कर लेगा। नाउ ये जो एनर्जी है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की कुछ कम होगी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एज इट इज ऑलमोस्ट एज इट इज प्रिजर्व होकर पहुंच जाता है। ओके, थोड़ा बहुत ओबियसली एनर्जी लॉस होगी, बट बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगी। सो डिमॉड्यूलेशन एंड पर हम क्या, यहाँ पर क्या करते हैं, हम डिमॉड्यूलेशन करके दोनों सिग्नल्स को सेपरेट कर लेते हैं। ओके, द सेम टास्क इज डन बाय डिमॉड्यूलेटर, सॉरी मॉडेम, योर मॉडेम। सो मॉडेम क्या करता है, नाउ मॉडेम एक्चुअली सिग्नल्स का, नाउ ये जो मैंने बताया मॉड्यूलेशन, इसमें सिग्नल्स का ट्रांसलेशन हो रहा है एक्चुअली। ओके, सो सिमिलर ट्रांसलेशन इज ऑल्सो डन हियर। हियर जो आपका डायल अप मॉडेम है, डायल अप मॉडेम क्या करता है कि आपका जो डिजिटल सिग्नल है उसे एक एनालॉग सिग्नल के साथ कंबाइंड कर लेता है। सो सिग्नल आप जानते हैं दो तरीके के होते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग, है ना। ओके, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में डिफरेंस, एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल आपका एक इस शेप का होता है, एंड ये डिस्क्रीट सिग्नल होता है। दिस इज ए डिजिटल सिग्नल एंड दिस इज ए एनालॉग सिग्नल, साइन वेव आपका होता है। ओके, तो जो कंप्यूटर आपका सिग्नल जनरेट करता है, दैट इज ए डिजिटल सिग्नल। एंड ये जो टेलीकॉम नेटवर्क है, जो यूटीपी केबल है, यहाँ पर जो सिग्नल है एक इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, लो पावर इलेक्ट्रिक पल्स। ओके, तो यहाँ पर जो सिग्नल है, जो टेलीफोन नेटवर्क में जो सिग्नल जाएगा, जो केबल्स हैं, दैट सिग्नल इज
electric signal and it is a analog signal, and here you have a digital signal. So ultimately अगर आपको अपने मैसेज को सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करना है, इंटरनेट पर भेजना है, then you have to translate your digital signal into analog signal. So this translation with modulation is done by this dial-up modem. Okay, so now once the signal is translated into analog signal, your signal can travel on this UTP cable, or sorry, so this is a telephone cable actually. UTP में जो cat 1, cat 2, cat 3 तक की केबलिंग होती है, देन मे बी यहाँ पे और अदर टाइप की केबलिंग भी हो सकती है, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट. सो अल्टीमेटली टेलीकॉम नेटवर्क, ये केबल सिग्नल आपका यहाँ पहुँचा एंड देन इट कैन ट्रेवल अप टू दिस वन. ओके, एंड देन इंटरनेट से जब आप डेटा रिसीव करेंगे तो सिग्नल यहाँ पर इंटरनेट में, टेलीकॉम नेटवर्क का काम है कि इंटरनेट से जो डिजिटल सिग्नल आएगा वो उसे ट्रांसलेट करके एनालॉग में बनाए, एंड देन एनालॉग से सिग्नल एनालॉग ट्रेवल करते हुए टेलीफोन में आएगा, एंड देन मॉडेम विल कन्वर्ट इट अगेन बैक टू एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म. सो आप कह सकते हैं कि जो मॉडेम है इसका एक और काम है डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल. जनरली हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ए टू डी, एनालॉग टू डिजिटल, और DTA, D2A, डिजिटल टू एनालॉग. ठीक है, यहाँ पर D का मतलब है डिजिटल, D फॉर डिजिटल एंड A फॉर एनालॉग. ओके, सो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन आपका मॉडेम करता है. ओके, सो नाउ ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, बैंडविड्थ लिमिटेशन और एनालॉग जो प्रोसेस यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन है इसकी लिमिटेशन की वजह से this technology only offer the data rate of maximum data rate up to 56 kbps. okay, 56 kbps की आपको डेटा रेट मिलती है, तो दैट वाज वेरी स्मॉल डेटा रेट. नाउडेज आप देखेंगे कि आपको mbps में भी स्पीड मिलती है, दैट ऑल्सो लुक्स स्लोअर नाउ. हालांकि आप अपने मोबाइल्स में kbps में डेटा रीड करते एक्सेस करते हैं, but lot of networks gives you the capacity, the data rate up to mbps also. okay, so now we are used to we are in the habit of using high data rates, है ना. हमें लो डेटा रेट, जैसे अब आपको 2G दे दिया जाए यूज करने के लिए, then you will become frustrated. so 56 kbps आपका 2G से भी स्लो था, but that time no option was there, so people used to that. एंड ये जो मॉडेम है इसको हम डायल-अप मॉडेम इसलिए बोलते थे क्योंकि ये जो केबल है, दिस केबल वाज यूज्ड फॉर बोथ टास्क. इंटरनेट एक्सेस के लिए भी यूज होती थी और टेलीफोन के लिए भी यूज होती थी. सो दैट मीन्स ये जो केबल थी इसमें जो चैनल था, बैंडविड्थ था, एवरी केबल हैव ए बैंडविड्थ. सो पूरी बैंडविड्थ एक ही टास्क के लिए यूज होती थी, या तो इससे डेटा ट्रांसमिशन होगा या फिर टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन कॉलिंग होगी. तो कई बार जब टेलीफोन पर बात होती तो आपका डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाता था क्योंकि टेलीफोन वाज गिवन द प्रायोरिटी. ओके, सो डायल-अप मॉडेम का एक और लिमिटेशन था कि दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते थे क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन नहीं किया गया था, बैंडविड्थ को डिवाइड करके नहीं किया गया था. वी विल सी दैट कि कैसे दोनों काम सपोर्ट होते हैं. ओके, सो डायल-अप मॉडेम की लिमिटेशन थी कि ये डेटा रेट आपको बहुत लो ऑफर करता था, और दूसरा अगर आप टेलीफोन, चूंकि ये टेलीफोन के थ्रू एक्सेस होता था क्योंकि केबलिंग आपको अलग से नहीं बिछानी है, सेम टेलीफोन वाली केबल से ही डायल-अप मॉडेम, सिर्फ आपको मॉडेम लगाना होता था, डायल-अप मॉडेम, और ये मॉडेम दोनों उसको कंबाइन कर देता था. टेलीफोन का भी सिग्नल इससे आ गया और आपका भी आ गया. ओके, और इसमें आपको डायल करना पड़ता था, हमेशा इंटरनेट एक्सेस नहीं होता था. पहले आपको डायल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू. विंडोज में इंटरफेस होता था आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहाँ से आप इंटरनेट कनेक्शन डायल करिए, एंड डायल करने के बाद आपका इंटरनेट एक्सेस स्टार्ट होता था. सो इसका जो लिमिटेशन थी, दो मेन लिमिटेशन थी, एक तो डेटा रेट कम थी और दूसरा दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते थे. या तो आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से आप कर सकते हैं. सो दिस वाज द ओल्ड एक्सेस टेक्नोलॉजी. नाउअडेज हो सकता है आपने कई लोगों ने नहीं देखी हो. ओके, सो डायल-अप एक्सेस मॉडेम जो था उसमें डिसएडवांटेज थे काफ़ी. सो टेलीकॉम कंपनीज केम विद ए न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें थोड़ा सा उन्होंने स्मार्टनेस यूज की. नाउ अगेन सिस्टम भी वही है, केबल भी वही है. ठीक है, नाउ दे हैव यूज सम इंटेलिजेंस सो दैट सेम केबल पर ही वो बेटर डेटा रेट ऑफर कर पाते हैं. सो दैट टेक्नोलॉजी इज DSL. सो आपने सुना होगा कभी DSL कनेक्शन या ADSL. टेलीकॉम कंपनीज DSL और ADSL कनेक्शन देती हैं, जिसमें आपका क्या होता है, यू हैव दिस काइंड ऑफ सेटअप, यू हैव इंटरनेट, दिस इज योर टेलीकॉम नेटवर्क. नाउ
ये आपका सपोज होम या ऑफिस है जहाँ पर आपने डीएसएल कनेक्शन ले रखा है। सो जनरली लेट्स टॉक अबाउट घर के रेफरेंस में बात करते हैं। सो इन एट योर होम यू हैव ए पीसी, यू हैव ए टेलीफोन, लैंडलाइन फोन, ओके। एंड देन टेलीकॉम कंपनी जब आपको डीएसएल कनेक्शन देते हैं तो उनकी केबलिंग वही है, दैट सेम केबल जो आपके घर में टेलीफोन के लिए केबल आती है, दैट सेम केबल इज देयर। वो नई केबल नहीं बिछाते हैं आपके घर में। व्हाट दे विल डू, दे विल गिव यू ए स्प्लिटर एंड डीएसएल मॉडेम। सो जनरली यहाँ स्प्लिटर और इसको अलग अलग दिखाया गया है, बट दे विल बी पार्ट ऑफ सिंगल यूनिट जिसमें मॉडेम, डीएसएल मॉडेम भी होगा एंड डीएसएल स्प्लिटर भी होगा, ओके। एंड एट देयर सेंट्रल ऑफिस what they will use a device that is called DSL AM. DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मॉड्यूलेटर, ओके, DSL AM। so they have DSL AM। DSL का मालूम है आपको, AM का मतलब हो गया एक्सेस मॉड्यूलेटर, नो सॉरी एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, मॉड्यूलेटर नहीं, मल्टीप्लेक्सर। क्या मतलब क्या है, आई विल टेल यू डीएसएल एम का क्या मतलब है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ ईच ऑफ देम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसएल मॉडेम की। सो ओबियसली डीएसएल मॉडेम का क्या काम होगा, जो आपका अभी एक्सेस मॉड्यूलेटर का काम था वही डीएसएल मॉडेम का है। व्हाट डीएसएल मॉडेम डज, जो ओबियसली जैसे ये जो आपकी केबल है, दिस इज ए एनालॉग केबल। एनालॉग केबल मतलब ओनली एनालॉग सिग्नल कैन ट्रेवल ऑन दिस केबल एंड you have a PC, that PC will generate digital signal, okay। So when you whatever you transmit through this cable, that signal should be analog। इस केबल पर केवल एनालॉग सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, लेकिन आप देखते हैं कि आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है। सो अल्टीमेटली ये जो केबल है ये तो आपकी डिजिटल केबल होगी। आपने देखा होगा लैन पोर्ट के थ्रू हम इसे कनेक्ट करते हैं डीएसएल मॉडेम से। तो लैन पोर्ट में जो केबल यूज होती है कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, जनरली हम कैट 5 या कैट 6 इस्तेमाल करते हैं, विच इज ए डिजिटल केबल, ओके। तो आपने डिजिटल डेटा जनरेट किया, दैट रीचेज टू दिस डीएसएल मॉडेम एंड अगेन दैट डीएसएल मॉडेम विल डू सिग्नल ट्रांसलेशन। तो आपके एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को वो क्या करेगा, एक एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट कर देगा, दैट इज वन थिंग, okay। and it will also do some frequency translation, it will also do some frequency translation, we will see that। so actually अभी हम आते हैं इसमें frequency translation के क्या आइडिया है, okay। so DSL मॉडेम का काम जो अभी हमने डायल अप मॉडेम में देखा वो ही है। then here there is a splitter। so ये जो स्प्लिटर है इसका काम क्या है कि जो सिग्नल आएगा आपका कंबाइंड, so ये जो DSL है ये दोनों चीजें सपोर्ट करती है। यू कैन हैव इंटरनेट एक्सेस वाइल टॉकिंग ऑन टेलीफोन। तो आपके घर में जब डीएसएल कनेक्शन है, इंटरनेट आप उससे एक्सेस कर रहे हैं, तो आप फोन पर भी बात कर सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं। वो कैसे होता है, वही हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे, उसमें बात करेंगे ये कैसे होगा। तो स्प्लिटर का काम क्या है कि आपके घर पर जो इस केबल से दोनों तरीके के जो सिग्नल आ रहे हैं, फोन वाला भी सिग्नल और आपके कंप्यूटर के लिए जो सिग्नल है, ये दोनों को सेपरेट करता है। तो स्प्लिटर का रोल है कि यहाँ पे जो दोनों कंबाइंड सिग्नल्स आए हैं, तो टेलीफोन वाले सिग्नल को टेलीफोन के पास भेजना और कंप्यूटर वाले डिजिटल सिग्नल को या जो एनालॉग सिग्नल है उसे स्प्लिट करके कंप्यूटर के पास डीएसएल के पास भेज देना और डीएसएल फिर उसे कंप्यूटर के पास भेज देगा। तो इसका काम है सिग्नल्स की स्प्लिटिंग करना है। तो दो तरीके के सिग्नल आपके इस केबल पर आ सकते हैं, एक टेलीफोन वाला और एक ये वाला। सिमिलरली ये दोनों को कंबाइंड भी करता है। स्प्लिटर का काम अकेले स्प्लिट करना नहीं है, दोनों के सिग्नल, जैसे आप एक साथ यहाँ से बात कर रहे हैं तो यहाँ से भी सिग्नल जाएगा, जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंटरनेट से, तो यहाँ से भी सिग्नल जाएगा। तो ये दोनों सिग्नल्स को कंबाइंड भी करता है, ओके। सो ये दोनों एक्चुअली एक ही सिंगल यूनिट के अंदर होते हैं। तो इनका काम क्या है, सिग्नल्स को सेपरेट करना और सिग्नल को कंबाइंड करना और सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना, ओके। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ ये दोनों काम कैसे हो पा रहे हैं, सेम केबल पर पहले क्यों नहीं हो पा रहा था। तो पहले एक्चुअली क्या था कि इस जो केबल की बैंडविड्थ थी वो 1 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ थी, ओके। ये जो आपकी जो केबल बिछी हुई थी टेलीफोन लाइन में, जो केबल आपके घर पर आती थी, उसकी जो बैंडविड्थ थी 1 मेगाहर्ट्ज थी। नाउ केबल की बैंडविड्थ का मतलब होता है बैंडविड्थ ऑफ ए केबल, ये कम्युनिकेशन की टर्म है, बैंडविड्थ
ऑफ ए केबल। तो एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो भी केबल होती है, एवरी केबल एक फिल्टर की तरह से काम करती है। यू कैन थिंक ऑफ लाइक दैट, इट इज ए काइंड ऑफ फिल्टर। सो आपके इसमें जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, सो 0 हर्ट्ज से लेकर के 1 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल ही इससे ट्रेवल करके पास हो सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे 0 से 1 मेगाहर्ट्ज लिया है, जरूरी नहीं है 0 से हो, ये हो सकता है 10 हर्ट्ज से लेकर के 1 पॉइंट समथिंग मेगाहर्ट्ज होगा, 1.10 मेगाहर्ट्ज, या लेट्स से 1 में जो टोटल बिट्स हो गई है 1 मेगाहर्ट्ज है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज, ऐसे 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 2 मेगाहर्ट्ज। सो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1 मेगाहर्ट्ज। तो इस केबल की जो बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब ये चौड़ाई, ओके, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। सो इस केबल की बैंडविड्थ कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज। इस केबल की भी बैंडविड्थ कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ जो बैंडविड्थ है लोअर, ये कहलाती है लोअर बैंडविड्थ, ठीक है, और ये कहलाती है हायर बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ। और आप इसे समझ सकते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सो नाउ आपका एक्चुअली जो कोई भी केबल होती है एक फिल्टर का काम करती है, तो आपके सिग्नल की बैंडविड्थ कुछ भी हो सकती है, लेकिन केबल से एक बैंडविड्थ से कम की बैंडविड्थ के सिग्नल नहीं जा सकता। तो यहाँ तो 0 था, तो 0 से बैंडविड्थ तो नीचे होती नहीं है। जैसे इस केस की अगर बात करें, अगर एक सिग्नल जो है इसकी लोअर बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज है और अपर बैंडविड्थ 2 मेगाहर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केबल से 1 मेगाहर्ट्ज से नीचे का सिग्नल नहीं जा सकता, पास ही नहीं होगा, ये सिग्नल केबल उसे रोक देती है, ओके, अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगी। सिमिलरली 2 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का सिग्नल भी ये फ्लो नहीं होने देगी, ओके। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट कि इस सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 2 मेगाहर्ट्ज तक, ऐसे लिखते हैं इसको हम। और इसकी चौड़ाई कितनी है, जनरली फिर हम कई बार इसे बैंडविड्थ सीधा सीधा ऐसे बोल देते हैं 1 मेगाहर्ट्ज, कई बार हम लोअर लिमिट छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होती है 1 मेगाहर्ट्ज। तो इस केबल की बैंडविड्थ कितनी है, मतलब चौड़ाई, ये जो बैंड है इसकी चौड़ाई 1 मेगाहर्ट्ज की है, और यहाँ भी बैंड की चौड़ाई कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज। इसमें आप फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 0 और अपर 1। सो ये क्या करते हैं, एक लिमिट से कम और एक लिमिट से ऊपर वाली बैंडविड्थ के सिग्नल्स को नहीं क्रॉस करने देती हैं, और ये हर केबल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ओके। सो जो यूटीपी केबल है उसकी ये प्रॉपर्टी है, जो आपकी यूटीपी टेलीफोन जो केबल बिछती है आपके घर पे, कैट 3 केबल होती है जनरली, वो कैट 2 या कैट 3, तो इसकी जो बैंडविड्थ है 1 मेगाहर्ट्ज है। 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये 0 से कम का सिग्नल नहीं जा सकता, मतलब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी सिग्नल इससे पास नहीं होगा, और 1 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का कोई भी सिग्नल आएगा, अगर लेट्स से मान लीजिए एक सिग्नल आ गया 2 मेगाहर्ट्ज जिसकी बैंडविड्थ है, तो वो सिग्नल इससे ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। तो आप अगर ये नई चीज़ समझ पा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिग्नल्स और फ्रीक्वेंसी, आपने 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो चैप्टर है, जस्ट 12th में आपने या अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो थ्योरी ऑफ वेव्स आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, फंडामेंटल्स ऑफ वेव्स, ओके, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आप पढ़ लें, ठीक है, ज़रूरी है बेसिक्स के लिए। तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी क्या होती है सिग्नल की, सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, सिग्नल का लैम्डा जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब चीज़ें डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिए, ओके, ये काम आएंगी आपको नेटवर्किंग में। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाने, बट यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, ओके। सो ये जो केबल थी आपकी, उसकी जो बैंडविड्थ थी 1 मेगाहर्ट्ज की थी। तो इनिशियली ये जो एक्चुअली जो डीएस डायल-अप मॉडेम या जो पहले यूज़ हो रहा था जब आप टेलीफोन कनेक्शन ले रहे थे, तो टेलीफोन के लिए जो बात करना होता है, जो वॉइस सिग्नल होता है आपका, उसकी बैंडविड्थ जो होती है, वॉइस का जो सिग्नल होता है, आप जो बोलते हैं तो एक सिग्नल फॉर्म में वेव जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव जनरेट होती है, तो उसकी बैंडविड्थ होती है 0 से 4 किलोहर्ट्ज की, ठीक है। तो ये जो बैंडविड्थ है आप देखेंगे ये 0 से लेकर के 4 किलोहर्ट्ज, तो बहुत छोटा सा पार्ट है। 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, 10⁻6 हर्ट्ज, और किलोहर्ट्ज का मतलब केवल 1000 हर्ट्ज, तो 4000 हर्ट्ज, 0 से 4000 हर्ट्ज का, और ये मिलियन है 10⁻6 का मतलब, तो बहुत बड़ा। सो दैट मीन्स इस केबल का एक छोटा सा पार्ट, इतना वाला पोर्शन आप इस्तेमाल कर रहे थे, और बाकी ये जो पोर्शन था पूरा अनयूज्ड था,
जब आप केवल टेलीफोन कनेक्शन ले रहे थे तब। ओके, सो ये जो 4 किलोहर्ट्ज था, ये केवल वॉइस सिग्नल, जब आप टेलीफोन पर बात करते थे तो वॉइस सिग्नल जो जाता था इसी बैंड से पास होकर जाता था। ये वाला पार्ट अनयूज्ड पड़ा हुआ था। आपका डायल अप मॉडेम भी क्या कर रहा था, इनको सेपरेट करके यूज नहीं करता था, वो पूरे से ऐसे ही बेचता था इसी से। तो क्या होता था, फिर दोनों में से एक ही चीज इस्तेमाल हो पाती थी। तो अब इसमें क्या किया गया कि डीएसएल में क्या किया गया, इस बैंडविड्थ को, टोटल जो केबल की बैंडविड्थ थी, इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया। 3 पार्ट्स में क्या क्या हो गया, तो आपकी केबल इस तरीके से डिवाइड हो गई, जो टोटल बैंडविड्थ थी केबल की। सो एक पार्ट हो गया किसके लिए, वॉइस के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉइस सिग्नल। सो वॉइस सिग्नल आपका होता है 0 से 4 किलोहर्ट्ज का KHZ। ठीक है, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी हो गई, डिफरेंस निकाल लो, 4 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये जो बैंडविड्थ है 4 किलोहर्ट्ज, मतलब 4000 हर्ट्ज। तो टेलीफोन पर जो सिग्नल होता है उसकी बैंडविड्थ हालांकि 300 से 3300 हर्ट्ज होती है, तो 3000 होती है, लेकिन थोड़ा बहुत गैप रखा जाता है। जो एक्चुअल जो वॉइस सिग्नल है आपका 300 हर्ट्ज से लेकर के 3300 हर्ट्ज का होता है। ठीक है, लेकिन दोनों साइड हम कुछ गैप रखते हैं, तो इसलिए टोटल बैंडविड्थ हो जाती है 0 से, और हम 400 तक कर देते हैं, 4000 तक कर देते हैं, थोड़ा गैप रखते हैं ना, इसलिए एक्चुअल ये होता है आपका सिग्नल। तो इससे आपका वॉइस सिग्नल गुजरेगा, दैट मीन्स टेलीफोन की बात जब होगी तो इस बैंडविड्थ का सिग्नल यहाँ से पास होगा। तो एक तरीके से हमने अपनी केबल को 3 केबल में एक तरीके से रियलाइज कर लिया। ये हो गया वॉइस के लिए। देन 4 से 50 किलोहर्ट्ज तक का हो गया अपस्ट्रीम डाटा के लिए। अपस्ट्रीम का मतलब, अब चूंकि जब आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो आप कुछ इंटरनेट अपनी मशीन से भेजते भी हैं ट्रैफिक, तो जो ट्रैफिक आप भेज रहे हैं तो उसके लिए एक छोटा पार्ट, बहुत चौड़ा पार्ट नहीं, 4 से लेकर के, दैट मीन्स इसके बाद यहाँ से 4 से लेकर के, तो ये 4 है, तो अप टू 50 किलो हर्ट्स। सो दैट मीन्स कितना डिफरेंस हो गया, 4 किलो हर्ट्स और 36, ये जो चौड़ाई है इसकी हो गई 36 किलो हर्ट्स। 4 किलो हर्ट्स का ये है, ये 36 किलो हर्ट्स का ये हो गया अपलोडिंग के लिए। डेटा अपलोड करते हैं जब आप अपनी मशीन से कुछ भेजेंगे इंटरनेट पर, तब ये हो गया अपलोडिंग। एंड जो बचा हुआ है, मतलब 50 किलोवाट से लेकर के 1 मेगाहर्ट्ज तक, ये हो गया डाउनलोडिंग के लिए। ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, इस केबल को लॉजिकली, फिजिकली तो डिवाइड नहीं किया, ध्यान रखना केबल वही है, केबल पर जाकर के कोई भी मैनुअल कटिंग वटिंग ये सब कुछ नहीं किया है। ये डिवीजन कैसा है, लॉजिकल डिवीजन है। और इसे जो डिवाइस है आपकी, जो DSL AM जो है आपका, DSL AM, ये इसको समझता है, और स्प्लिटर दोनों। ठीक है, सो स्प्लिटर एक तरीके से डिवाइस अलग दिखाया गया है, बट ये इसी का एक कंपोनेंट होता है DSL AM का, इसी के अंदर होता है। तो उसे हम सिंपली मॉडेम बोलते हैं, DSL मॉडेम। ओके, सो ये जो है ये इन दोनों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो जब भी आपका सिग्नल आएगा तो टेलीफोन, ये जो मॉडल या टेलीफोन सिग्नल को इस रेंज में मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करता है, सो इसी से टेलीफोन सिग्नल आएगा जाएगा। ओके, पूरा टेलीफोन सिग्नल इसी से आएगा जाएगा। ओके, एंड जब भी कुछ आप अपलोड करेंगे, दैट मीन्स आपके कंप्यूटर से जो डेटा जाने वाला है वो DSLM इस रेंज में ट्रांसलेट कर देगा सिग्नल को मॉड्यूलेशन से। ठीक है, सो मॉड्यूलेशन का उपयोग होता है फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट करने में। सो आपका कोई भी सिग्नल है, आप एक सिग्नल को जिसकी बैंडविड्थ कुछ भी हो, आप उसे इस रेंज में ट्रांसलेट करके ला सकते हैं, इस रेंज में ट्रांसलेट करके ला सकते हैं, इस रेंज में ट्रांसलेट करके ला सकते हैं। ठीक है, सो मॉड्यूलेशन का काम होता है सिग्नल का ट्रांसलेशन करना। तो ट्रांसलेशन के लिए बस आपको एक जो सिग्नल जो मैंने बताया ना, ये जो सिग्नल है, जो एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को लेके जाता है व्हीकल, उसे हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं। तो ये जो सिग्नल है इसे हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं। ओके, तो ये जो कैरियर सिग्नल है इसकी बैंडविड्थ हम बदल लेंगे, तो हम इसी कैरियर सिग्नल की मदद से हम एक सिग्नल को किसी भी रेंज में ट्रांसलेट करके ले जा सकते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, इसमें कैरियर सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी बदल देंगे, तो अपने आप सिग्नल या तो इस रेंज में आ जाएगा, या इसमें आ जाएगा, या इसमें आ जाएगा। तो आपका जो DSL मॉडेम है इंटेलिजेंटली क्या करता है, जब आपका वॉइस सिग्नल है तो वो इसे इस रेंज में ट्रांसलेट कर देता है। जब आप डेटा अपलोड कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर से जो डेटा जा रहा है वो उसे इस रेंज में ट्रांसलेट कर देता है।
और जब आपका डाउनलोड होके आ रहा है तो वो डेटा इस रेंज में रहता है, तो वो इस रेंज के सिग्नल को डिकोड करके समझ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो केबल है उसकी बैंडविड्थ को, जो कि अनयूज्ड पड़ी हुई थी, उसको बेटर तरीके से डीएसएल में यूटिलाइज कर दिया। ओके, नाउ अब डीएसएल में आप देख रहे हैं कि हमने डाउनलोडिंग के लिए बैंडविड्थ ज़्यादा दी है, अपलोडिंग के लिए बैंडविड्थ क्यों कम दी है, तो इसका रीजन आप बता सकते हैं? डाउनलोडिंग के लिए हमने ज़्यादा बैंडविड्थ रखी है और अपलोडिंग के लिए ज़्यादा कम रखी है। सो बैंडविड्थ कम है, इसका मतलब डेटा रेट अपलोडिंग में कम मिलेगी, डाउनलोडिंग में ज़्यादा मिलेगी। नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए है कि जब आप अपलोड करते हैं तो बहुत कम डेटा अपलोड करते हैं। जैसे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना, तो जैसे आपको गूगल से कोई क्वेरी करना है तो आप एक छोटा सा कीवर्ड टाइप करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत सारी लिंक्स और वेब पेजेस मिलते हैं। सिमिलरली आप कोई सर्वर एक्सेस कर रहे हैं तो आप एक क्लिक करते हैं सिंपली वेब पेज पर, और क्लिक करने का, लिंक पर क्लिक करने का मतलब आप उस लिंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत शॉर्ट मैसेज होता है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्स आपको मिलता है तो वो वेब पेजेस होंगे, कई बार वीडियो भी होगा, ऑडियो भी होगा। तो डाउनलोडिंग का ट्रैफिक ज़्यादा होता है, अपलोडिंग कम होती है। तो इसलिए इन दोनों को सेपरेट करके यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग या नीड को समझ करके इन दोनों को साइज को अलग अलग रखा गया है। तो दैट्स वाई इसलिए हम इसे असिमेट्रिक भी बोलते हैं लिंक को। ये जो लिंक है कैसी है? असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक लिंक। तो आपकी लिंक दो तरीके की हो सकती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, डेटा रेट के हिसाब से। ठीक है, इस तरह के हिसाब से देखें तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। असिमेट्रिक का मतलब हो गया कि जहां पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए बैंडविड्थ अलग अलग है, डेटा रेट अलग अलग है। सिमेट्रिक मतलब दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है वो असिमेट्रिक के लिए ही होती है, क्योंकि यूजर अपलोड कम करता है, डाउनलोड ज़्यादा करता है। ओके, सो ये जो डीएसएलएम है, जो आपके डीएसएल है, ये असिमेट्रिक लिंक आपको ऑफर करता है। ओके, कोई कुछ कह रहा है? हेलो हाँ, सर, वो फिगर प्रोजेक्ट किया सर एक। फिगर, हेलो हाँ। सर, इसमें पूछना था ना सर कि जैसे अभी सर आप बता रहे थे कि वो जो बैंडविड्थ होता है हम्म मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, हम्म हम्म तो जो डिफरेंट होता है वो एक्चुअल में बैंडविड्थ होता है हम्म उसका। हम्म 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 ये आप जो बताए थे वॉइस का जो बैंडविड्थ था वो हम्म 0.4 किलो हर्ट्ज था, हम्म। तो सर एक्चुअल में तो उसका 0 to 4 किलो हर्ट्ज थोड़ी ना होगा। जो मिनिमम मेरा 1 मेगा हर्ट्ज है और मैक्सिमम उस केबल का 2 मेगा हर्ट्ज है, हम्म। तो सर ये रिस्पेक्टिव में 0 to 4। दो ट्रांसलेशन हो जाएगा। नहीं, आपकी जो डीएसएल केबल है ना, इसकी जो बैंडविड्थ है वो 0 से शुरू होती है, लोअर 0 है और हायर 1 मेगाहर्ट्ज है। तो इसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको मान लो इसी केबल से, ये कोई और केबल है, मान लीजिए उसकी रेंज 1 मेगाहर्ट्ज मिनिमम है और 2 मेगाहर्ट्ज हायर है, तो आपको फिर ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। अब मान लो इसको आपको वॉइस सिग्नल भेजना है ना, तो आपको आपके वॉइस सिग्नल की जो बैंडविड्थ है 4 किलोवाट्स तक की होगी, 0 से 4। तो इसमें आपको ऐसा सिग्नल ऐड करना पड़ेगा, एडिशन होता है एक्चुअली, कैरियर सिग्नल ऐड किया जाता है। तो कैरियर सिग्नल जैसे ही ऐड करोगे तो इसकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, जो फाइनल सिग्नल बचेगा ना वो, तो फिर वो जब ट्रांसलेट होकर के सिग्नल इस रेंज में आ जाएगी और सिग्नल आपका यहाँ से ट्रैवल कर जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली जो फाइनल सिग्नल बनता है आपका ना मॉड्यूलेशन के बाद, वो ट्रैवल करता है। तो अगर आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत है तो आप कैरियर उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका वो कैरियर सिग्नल क्या करेगा, इस सिग्नल की बैंडविड्थ को चेंज कर लेता है, क्योंकि वो कैरियर सिग्नल क्या होता है, जो जब दो सिग्नल मिलते हैं ना तो इनकी बैंडविड्थ दोनों की कंबाइंड हो जाती है। ओके, तो वो मॉड्यूलेशन से ट्रांसलेशन हो जाता है। और कोई क्वेश्चन? सो अभी तक हमने ये जो यूजर एंड है ये तो पॉइंट डिस्कस कर लिए, लेकिन अब हमें देखना है यहाँ सेंट्रल ऑफिस पर क्या होता है। अब सेंट्रल ऑफिस में जनरली क्या होता है कि एक जो डीएसएल एएम है, इसे हम बोलते हैं डीएसएल एक्सेस मॉड्यूलेटर। ना सेंट्रल ऑफिस में जनरली आप देखेंगे कि आपका ही अकेला कनेक्शन नहीं आया होगा, ये जो कनेक्शन है यहाँ पर ऐसे कई होम से डेटा आया होगा, मतलब सारी केबल्स जो ना यहाँ पर आ रही होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी केबल्स आएंगी। तो ये जो डीएसएल एएम है इसका काम क्या है कि जिनके सारे लोगों का जो डेटा आ रहा है
उसको कंबाइंड करके, ये जो लिंक है ना एक्चुअली, जब इंटरनेट पर ये जो लिंक जाएंगी, ये लिंक आपकी कौन सी है जो मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ, नॉर्मल यूटीपी केबल है, ठीक है, टेलीफोन केबल। लेकिन ये जो केबल होती हैं ये बहुत हाई बैंडविड्थ केबल होती हैं। तो अल्टीमेटली जैसे मैं यहाँ दोनों सिग्नल्स को कंबाइन करके इस केबल से भेज रहा था ना, तो ऐसे ही ये एक यूजर का नहीं, यहाँ पर जो डेटा आएगा, यहाँ पर जो सिग्नल्स आएंगे, ये आपका भी सिग्नल आएगा, किसी और के घर से भी आएगा, तो मल्टीपल जो कस्टमर्स है कंपनी के, उनका सबका ट्रैफिक यहाँ आएगा। तो ये क्या करेगा, अब इन सबके ट्रैफिक को मान लीजिए ये इस लिंक पर भेजना है, तो इस लिंक पर जो ट्रैफिक जाएगा वो सिंगल सिग्नल जाएगा, है ना, सबका सिग्नल सेपरेट तो नहीं जा सकता। सो व्हाट इट विल डू, ये जो एक्सेस मॉड्यूलेटर है ये क्या करता है, इन सब के सिग्नल्स को कंबाइन कर देता है मॉड्यूलेशन के थ्रू ये अगेन, और अब कंबाइन कर लेगा तो ये केवल हाई बैंडविड्थ की है, तो इस पर अब आपका सारा सिग्नल, सबका जॉइंट सिग्नल जो है ना एक बनेगा, सारे जो कस्टमर्स हैं उनके सिग्नल्स को कंबाइन करने पर, और इसके थ्रू उसे ट्रैवल करा देंगे। ओके, और आपका ट्रैवल करेगा, और जब ऐसे ही रिस्पॉन्स जब आएगा तो मल्टीपल लोगों का आएगा, तो उनको सेपरेट करने का भी काम DSL AM करता है। ओके, तो ये राउटर क्या करेगा, जो हाई बैंडविड्थ सिग्नल भेजेगा, तो हो सकता है उसमें मल्टीपल लोगों के डेटा का रिस्पॉन्स हो या मल्टीपल लोगों का डेटा हो एक ही सिग्नल में। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल आता है उसको सेपरेट करने का काम ये करता है, तो जिसको हम बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो ये सिग्नल्स को कंबाइन करना और सिग्नल्स को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कौन से सिग्नल्स सेपरेट हो रहे हैं, मल्टीपल कस्टमर्स के जो सिग्नल्स आएंगे तो उसे एक सिंगल सिग्नल में बदलना है, सो दैट वो इस केबल से जा सके। तो ये काम DSL एक्सेस मॉड्यूलेटर करता है। ओके, एंड ये डीमॉड्यूलेशन भी करेगा, क्योंकि यहाँ से जो कंबाइंड सिग्नल आएंगे अगर मान लीजिए, तो उनको सेपरेट भी करना है, सो दैट अलग अलग कस्टमर को फिर हम भेज पाएँ, तो वो भी यहाँ पर होता है एक्सेस। ठीक है, सेपरेट करने पर जिसका सिग्नल होगा उसकी केबल पर भेज दिया जाएगा। तो ये तो एक सिंगल केबल दिखाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी ही ये केबल्स मल्टीपल आएंगी सबके घर से या ऑफिस से अलग अलग। तो ये DSL AM का काम है। ओके, सो ये है आपका DSL। सो DSL में भी कई सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। DSL की जो डेटा रेट है जनरली अप स्ट्रीम में अप टू 1 Mbps मिलती है, ठीक है, थियोरेटिकली, एंड मैक्स 8 से लेकर के 12 Mbps डाउन स्ट्रीम में जा सकती है। 12 Mbps की स्पीड आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिल सकती है। ओके, सो इसके भी और कई स्टैंडर्ड है जिसमें अप टू 24 Mbps तक आपको DSL में कनेक्शंस में डेटा रेट मिल सकती है। हालांकि जो DSL की जो डेटा रेट है ये थियोरेटिकली है। ओके, 1 Mbps मिनिमम, जैसे इस केस में नॉर्मल जो DSL है उसमें मिनिमम आपको डाउनलोडिंग स्पीड 8 Mbps मिलेगी, सॉरी मैक्सिमम 8 Mbps से 8 Mbps मिलेगी, एंड अपलोडिंग के लिए 1 Mbps मिलेगी। लेकिन ये जो स्पीड्स है ये थियोरेटिकल की है, प्रैक्टिकली जरूरी नहीं आपको इतनी स्पीड मिले। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो केबल है ये इस पर सिग्नल का लॉस ज़्यादा होता है। तो अगर आपका घर मान लीजिए सेंट्रल ऑफिस से ज़्यादा दूरी पर है, तो आपका सिग्नल लॉस होगा ज़्यादा, और जब सिग्नल लॉस होगा तो आपकी डेटा रेट अपने आप कम हो जाएगी। ओके, सो ये जो क्योंकि इसमें जो एट्यूनेशन होता है इसको लॉस बोलते हैं। जब सिग्नल एक केबल से ट्रैवल करता है तो सिग्नल की एनर्जी कम हो जाती है। ओके, तो उसकी वजह से भी डेटा रेट आपकी घट जाती है, तो इसे बोलते हैं अटीन्यूएशन। तो अटीन्यूएशन लॉस जितना ज़्यादा होगा और उतना ही आपको डेटा रेट कम मिलेगी, और ये अटीन्यूएशन जो है ना सीधा सीधा केबल की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना आपका सेंट्रल ऑफिस से दूर होंगे उसी हिसाब से आपकी डेटा रेट भी कम होगी। ओके, तो ये एक रीज़न होता है। और दूसरा ये भी रीज़न होता है कई बार कि आपकी जो केबल है, केबल में कई बार एक्सटर्नल नॉइज़ जो होते हैं, क्योंकि आपके केबल से जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, और ये जो केबल है इसका जो कवर है बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। सो कई बार इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के नज़दीक से ये केबल आपकी निकल रही है, या मैकेनिकल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर जनरेट हो रहा है। ओके, मोटर है कोई सी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, DC मोटर है। ओके, तो इनके पास से अगर आपकी केबल जैसे कहीं से गुजर रही है तो आपके केबल में नॉइज इंट्रोड्यूस हो सकता है, और वो नॉइज आपके सिग्नल के ये कह सकते हैं कि उसकी जो बैंडविड्थ है उसको रिड्यूस कर देता है। ओके, कैंसलेशन का काम करता है वो। तो इसकी वजह से भी आपकी डेटा रेट अलग अलग हो सकती है। तो अलग अलग कस्टमर्स को प्रैक्टिकली डेटा रेट्स अलग अलग मिल सकती हैं। उसके पीछे रीज़न होता है कि आपकी सेंट्रल ऑफिस से डिस्टेंस कितनी है, दूसरा जिस एरिया से आपकी केबल सेंट्रल ऑफिस तक जा रही है होते हुए
उस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कितना है, आप सीधा उसे कह सकते हैं नॉइज कितना है, ठीक है, नॉइज सिग्नल कितना है, उसका लेवल कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस पर भी आपकी डेटा रेट डिपेंड करेगी। तो DSL की जो थ्योरेटिकल डेटा रेट है 1 Mbps है, अप टू 1 Mbps, और अप स्ट्रीम के लिए और डाउनलोडिंग के लिए 8 to 12 Mbps है। तो DSL के कई वेरिएंट हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर एक्सेस टेक्नोलॉजी। दूसरी जो एक्सेस टेक्नोलॉजी है इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये है आपका केबल मॉडेम या रेसिडेंशियल एक्सेस जो है आपका, दैट इज इंटरनेट एक्सेस इज डन थ्रू केबल टीवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो केबल टीवी आपने देखा होगा घर पर अपने कई लोगों के यहाँ केबल टीवी का नेटवर्क आता है, जो आप डिश टीवी सर्विस प्रोवाइडर से, सैटेलाइट वाला नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैटेलाइट केबल टीवी, जो घरों पर केबल टेलीविज़न आता है, केबल टीवी आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो गया में आई डोंट नो कौन कौन सा है, जैसे सिटी नेटवर्क और कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं इंडिया में जो केबल टीवी प्रोवाइड करते हैं। पटना में जब मैं था वहाँ पे एक दर्श नाम से था। तो जो केबल टीवी नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू भी इंटरनेट एक्सेस मिल सकता है। और यूएस में ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी पॉपुलर है। सो यूएस में जो इंटरनेट एक्सेस है उसके लिए दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तो है केबल टीवी, दूसरा है केबल DSL। केबल टीवी नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट एक्सेस हो सकता है, दूसरा DSL के थ्रू हो सकता है। सो केबल टीवी नेटवर्क में इंटरनेट एक्सेस कैसे होता है, वी विल सी दैट लेटर। आ जाए इंक्लोज करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये पढ़ के आएँ, आपकी बुक में दिया हुआ है। पेजेस तो पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, यहाँ से ये पेज नंबर से यहाँ से पढ़िए आप 12 से लेकर के और 12 एक्सेस नेटवर्क ही हैं सारे हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें से कुछ लैन वैन और इनको डिटेल में पढ़ना है तो इनके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे हम। केबल, फिजिकल मीडिया, ट्विस्टेड पेयर एंड यहाँ तक आपको पढ़ना है, पेज नंबर 21 तक। ओके, सो इसमें आपके केबलिंग के बारे में भी आ जाएगा। तो आपके पास कल संडे का भी टाइम है, तो आप इसको पढ़ के आएंगे। ओके।